इसी एक्टर का है। सो ज़्यादा बकवास किए बगैर लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है इस ड्रामे की मेन लीड डॉक्टर जियान से। जियान अपने हाथ में शैंपेन लेके बैठा हुआ था और वहाँ पर होती है इस ड्रामे की फीमेल लीड साव। साव उसके पास आती है, डरी हुई थी, सहमी हुई थी और तभी वो उसे बोलती है। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। तभी जियान उसे अपने पास खींचता है, सोफे की तरफ पुश करता है। शाह बोलती है क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, भूल गई क्या। और तभी वो बोलती है मैं अपने एक्स को सेल करने आई हूँ। लेकिन ऐसे तभी वो बोलता है तुम्हें वो तो आने से पहले सोचना चाहिए था ना। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है जो शाह होती है उसने डॉक्टर जियान को कॉल किया था और उसने ये बोला था कि मैं अपने एक्स सेल करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या हम मिल सकते हैं। और तभी हमें पता चलता है जो डॉक्टर जियान है वो 40 साल से ऊपर हो चुका था एंड स्टिल ही वॉज ऑन मैरिज, जिस बात की वजह से अब उसके ख़ानदान के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसने सोचा था वो कोई ऐसी वुमन को सर्च करेगा जो अपने एक्स देने के लिए तैयार हो और वो आर्टिफिशियली बेबी करेगा। और अब हमें दिखाया जाता है से दोबारा प्रेजेंट में जहाँ पर डॉक्टर जियान शाह के बहुत करीब जाता है, वो डरने लगती है और तभी वो बोलता है मुझे ये चेक करना है तुम कितनी हेल्दी हो, मेरी बेबी कंसीव करने के लिए लायक हो या नहीं। और उसके बाद वो बोलता है अपने कपड़े उतारो या फिर मैं ही उतारूँ। वो बहुत घबरा जाती है और वो बोलती है आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो रोने लग जाती है और उसके बाद वो बोलता है आर यू श्योर, ये बोलता है हाँ। तभी शाह रो रही होती है, वो उससे बोलता है मैं इंसान हूँ जानवर नहीं, तुम खुद मेरे पास आई थी तो दोबारा रिग्रेट मत करना, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद शाह वहाँ से डरते हुए चली जाती है। तो इस तरह से कहानी स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर जियान सोचता है कैसी लड़की है, कुछ और बोलती है और यहाँ पर आने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं इसको कच्चा खा जाऊँगा, इतना भी बुरा नहीं हूँ। एंड देन हमें दिखाया जाता है शाह 40 के बाद सिंगल मदर थी। उसका हस्बैंड एक नंबर का कुत्ता कमीना आदमी था जिसके साथ उसने 15 साल पहले ही डिवोर्स कर लिया था क्योंकि वो एक बैड मैरिज में थी। लेकिन उसके बाद उसकी असली तकलीफ शुरू हुई थी क्योंकि उसकी जो बेटी है उसको ल्यूकेमिया था और उसकी बेटी 12 साल की थी। और हमें ये दिखाया जाता है उसकी बेटी बड़ी थी और हमें ये दिखाया जाता है 15 साल पहले जब उसने डिवोर्स किया था उसके बाद उसने बहुत स्ट्रगल किया था। और अभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में फिर से वो उसको कॉल आता है हॉस्पिटल से, ये बोला जाता है उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो जल्दी से हॉस्पिटल आए। लेकिन हॉस्पिटल पे इससे ना आए, पैसे लेकर आए और पैसे का अमाउंट काफ़ी बड़ा बोला गया था क्योंकि अभी फ़िलहाल ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद शाह बहुत डरती है और वो मन ही मन में सोचते हैं मैं पैसे कैसे दिए 1 लाख। और उसके बाद वो उसको पैसे ट्रांसफ़र करता है और वो बोलता है ऐसा प्रेटेंड करो कि हम कभी मिले भी नहीं थे। वो चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब इस बात को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे और हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है उसकी छोटी बहन मिमी, वो भी एक डॉक्टर थी, उसके पास आती है और वो बोलती है अब तक तुमने किसी को देखा नहीं, एक बहुत गलत है। आई नो इंटरेस्ट कम होते होंगे लेकिन फिर भी तुम्हें मॉम को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। मॉम को अच्छा नहीं लग रहा, हमारा खानदान नाश हो रहा है, तुम समझ लो प्लीज़, किसी न किसी लड़की को पटा लो या फिर उसके साथ बेबी कर लो। आजकल के ज़माने में बेबी करने में कौन सी बड़ी बात है बोल के उसे कन्विंस कर रही होती है। जियान डांटता है कि तुम मेरी बहन हो, मेरी माँ मत बनो। लेकिन वो बोलती है तुम्हारी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा खानदान मिटने वाला है, तो मुझे कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। और तभी उसके हाथ में एक जो पेंडेंट होता था वो तो था नहीं। वो बोलते हैं गया का। तभी उसे याद आता है जब वो शाह के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था तो वो टूट गया था। वो बोलता है टूट गया। ये सुनने के बाद वो बोलती है वो टूट गया, तुमने 30 साल से उसको आपने यहाँ से निकाला नहीं था, टूट गया मतलब कुछ खास था, ऐसे गुड न्यूज़ मुझे जल्दी देना बोल के वो बाहर की तरफ जाने वाली होती है। तभी जो मिमी होती है वो शाह से टकराती है तो हमें पता चला शाह आज हॉस्पिटल में आई थी और शाह को देखने के बाद बोलते तुम। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शाह होती है
उसका रिपोर्ट चेक किया जाता है और उसके बाद मिमी बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो। वो बोलती है क्या, और तभी वो बोलती है हाँ, पर इस टाइम में प्रेगनेंसी इस थोड़ा रिस्की, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी 40 साल की हो चुकी हो, तुम्हें पता है, और ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, तो प्लीज़ अपना और अपने बेबी का ख्याल रखो, ऑलरेडी तुम्हारी बेटी उस हाल में है। ऐसा वो बोल रही होती है। ज़्यादा तो हमें बाद में पता चलेगा। आप शाह परेशान होने लगती है, हे भगवान कैसे बताएगी, और इस हाल में प्रेगनेंसी, और उस टाइम पे जब उसकी खुद की 13 साल की बेटी हॉस्पिटलाइज्ड है, और इस बात की वजह से वो बहुत दिक्कत में आ जाती है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के सामने मिलने के लिए चली जाती है अपने गम को छुपाते हुए। चाओ अपनी बेटी के पास जाती है और वहाँ पर उसकी बेटी ऑपरेशन से अभी अभी उठी थी और इस बात की वजह से थोड़ी सी बेटर थी। वो बोलती है मम्मा आपने इतना लेट क्यों किया आने में, लेकिन यहाँ पर तभी उससे वॉमिटिंग सा फील होता है। उसके हाथ में वो प्रेगनेंसी वाला रिपोर्ट भी था और तभी वो वहाँ पर बाकी जो पेशेंट्स होते हैं उसके रिलेटिव्स उसके बारे में उल्टी सीधी बात करने लगते हैं कि इसकी बेटी मरने वाली है, शायद इसीलिए इसने ऑप्शन ढूंढा होगा, लगता है प्रेग्नेंट है। उसके हाथ से प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिर जाता है और सच में वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेते हैं। सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और तभी बेचारी वो अपनी बेटी से कैसे नज़रें मिलाती, वो कुछ बोलती उससे पहले उसकी बेटी सायरा बोलती है मम्मा कोई बात नहीं, मुझे एक छोटा सा भाई चाहिए। वो उसे बोलती है ताकि मैं अगर मर जाऊँ किसी दिन तो मैं उसके सहारे आपको छोड़ के चली जाऊँ, और ऐसे भी आपको मेरे होने के बाद तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ना, तो कोई बात नहीं मम्मा, ये जो बेबी आएगा वो आपको बहुत खुश रखेगा, आपकी लाइफ को बदल देगा, मेरी तरह हर कोई मनुष्य नहीं होता ना। बोल के वो बहुत इमोशनल कर देती है, वो रोने लग जाती है। वो बोलती है तुम मेरे लिए कभी भी मनुष्य नहीं थे, तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर डॉक्टर उसे बुलाती है और वो बोलती है अभी फिर से मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे कवर करोगी, और हॉस्पिटल वाले बोल रहे तुम्हें यहाँ से निकालना है, तो प्लीज़ हम कुछ करें उससे पहले तुम चली जाओ। और उसको अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है और हमें दिखाया जाता है अब इस बात को 3 महीना और बीत चुका था। अब 3 मंथ्स के बाद जहाँ पर जो शाह होती है वो अपने काम पे होती है और तभी वहाँ पर मैनेजर बोलता है आज एक बहुत बड़ा बंदा आने वाला है, उसको ड्रिंक सर्व करके दो, खुश हो जाएगा तो वो अच्छा खासा पैसा देगा। शाह पिछले 3 महीने से यहाँ पर काम कर रही थी अपने खर्चे को उठाने के लिए, अपने बेटे को इलाज करने के लिए, और तभी हमें दिखाया जाता है ये तो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जियानी था जो मिमी के साथ आया हुआ था, आई मिंटू से उसकी छोटी बहन के साथ। जियान बोलता है ऐसी जगह पे मुझे क्यों लाई हो। ये सुनने के बाद मिमी बोलती है ताकि तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, तुम इतने ओल्ड फैशन हो, आजकल के ज़माने में टाइम के हिसाब से बदलना पड़ता है इंसानों को, ऐसा बोल के उसका क्लास ले रही होती है। जियान बोलता है तुम मेरा सर खाना बंद करो और ऐसी जगह पे दोबारा कभी लेके मत आना, मुझे पसंद नहीं। वो बोलती है तुम इतने ओल्ड फैशन हो, यहाँ पर आओगे तो थोड़े लोगों के साथ मस्ती होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जियन शाह को वहाँ से क्रश होते हुए देख लेता है और उसका बड़ा पेट भी वो नोटिस कर लेता है। उसके बाद वो शॉक में आता है और वो बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ पर शाह होती है वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, एक गंदा सा आदमी वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करने लगता है। वहाँ पर आता है जियन उसको पीट कर उसको ठीक करता है। उसके बाद साओ को वो कुछ बोलता उससे पहले ही साओ ए डर से वहाँ से निकल लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा अगर इसे ये पता चलेगा कि ये बच्चा इसका है तो वो अबॉर्ट करा देगा। डर डर के वो बाहर की तरफ जाती है। जियान उसके पीछे पीछे जाता है, उसको रोकता है और वो बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसे हालत में तुम ऐसे काम कैसे कर सकती हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत इतनी है कि तुम अपने होने वाले बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रही हो, तुम कैसी अम्मा हो। सुनने के बाद शाह बोलती है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है सर, आप मेरे एक लाइन थे तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद जियान बोलता है तुम कब से प्रेग्नेंट हो मुझे बताओ, कब से। वो बोलती है मैं बस एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, मेरा काम है लोगों के पैसा मांग कर उसके साथ सोना, मैं बता नहीं पाऊँगी ना कौन से वाले से प्रेग्नेंट हो गई, बोलती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
जियान तो शौक में आता है लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। और तभी वो बंदा आता है और तभी हमें दिखाया जाता है मिमी भी वहाँ पर आ पहुँची थी। वो बोलती है क्या हो गया, लेकिन वो वहाँ से शाव को जाते हुए देख लेती है। वो बंदा बोलता है मुझे पता नहीं था ये आपकी वाइफ है। जो जियान होता है उसको ये बोला होता है ये आपकी गर्लफ्रेंड है, मुझे पता नहीं था सर मुझे माफ़ कर दीजिए। वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद तो मिमी शॉक में आती है और वो बोलती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये तो 5 महीने से प्रेग्नेंट है, मेरी तो पेशेंस है। ये सुनने के बाद तो वो तो शॉक में आता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिमी बोलती है अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। ये सुनने के बाद जियान बोलता है वो ऐसी लड़की है जो अपने बॉडी को बेचकर पैसे कमाती है और तुम्हें लगता है वो मेरी बीवी बनने के लायक है, कभी भी नहीं। वो चला जाता है। मिमी किसी को कॉल करती है और वो बोलती है पिछले 5 महीने से ये एक लड़की का मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, वो कहाँ थी मुझे बताओ और उसका एक डीएनए टेस्ट भी करवाओ, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है वो तो वहाँ से चला गया। मिमी डिसाइड करती है अब अपने भाई का घर तो बैठाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में शाह अपनी बेटी के पास गई हुई होती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है उसका एक्स हस्बैंड आता है और उसके बाद वो उसके प्रेगनेंसी के ऊपर सवाल खड़े करने लगता है, ये बोलते हुए कि किस आदमी के साथ सोकर तुम प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनने के बाद शाह बोलती है तुमसे मतलब तुम्हारा और मेरा 15 साल पहले डिवोर्स हो चुका है, तो परेशान करना बंद करो। वो नहीं सुनता, वो तो उसको पैसे मांगने लगता है। जब शायरा बीच में आती है तो वो ये बोल रहा होता है कि तुम तो मेरी बेटी हो, अपने खून पर मैं हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैं तेरी माँ को नहीं छोड़ने वाला, हटो यहाँ से। वो अपने बेल्ट को निकाल कर ये बोल रहा होता है कि लगता है तुम अपनी पुरानी चीज़ों भूल गई हो, तुम्हारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है ये तो। और हमें फिर से सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर जो दादी माँ होती है आई मीन टू से जियान की मॉम, वो तो बहुत खुश थी, मीनू ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो बोल रही होती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं, तुम कैसे इंसान हो, इस खानदान का एकलौता वारिस है। मुझे तो लगा था एक खानदान अब मिटने वाला है, एटलीस्ट कहीं तो उम्मीद की किरण आई, तो अब मुझे अपनी बहू घर पे चाहिए, चलो। जियान बोलता है ऐसी लड़की को मैं अपनी वाइफ कभी कंसिडर नहीं करूँगा जो पैसे देकर अपनी बॉडी को सेल करती है। मॉम आप उसको बहू कहना बंद करो, और वो बच्चा मेरा है इस बात का क्या गारंटी है। ये सुनने के बाद तभी मिमी को कॉल आता है और कॉल पे ये बोला जाता है पिछले 5 महीने से जो भी हुआ था, और क्लब पे भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए काम कर रही थी। उसके बेटी को ल्यूकेमिया है, कैंसर एक नाम का, और वो बहुत जल्द मरने वाली है और वो बस अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। 15 साल पहले उसका डिवोर्स हो चुका था। ये सुनने की बात जियान की आंखें खुलती है और तभी दादी माँ मतलब मॉम तो बहुत शौक में आती है, खुश भी थी। मिमी बोलती है मुझे पता था वो ऐसी वाली लड़की नहीं है, क्योंकि वो मेरी रेगुलर पेशेंट है, तो मुझे पता है उसकी बेटी का क्या हाल है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद मॉम बोल रही होती है क्या अभी भी इस खानदान के होने वाले बच्चे इस तरह से तरसेंगे इस घर में आने के लिए, या फिर इस फैमिली को वारिस देने वाली लड़की इस तरह से जलील होना पसंद करेगी, प्लीज़ चलो। उसके बाद वो जाती उससे पहले जियान बोलता है मॉम आप रुको, मुझे जाने दो, ये सब कुछ मुझे हैंडल करने दो, ऐसा वो बोलती है और बोलता है। और उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं ऑफिस से साव तो बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। उसका एक्स हस्बैंड उसे किसी को बेचना चाहता था, उसे ये पता चला था जबकि वो एक नाइट क्लब में काम करती है और काफ़ी अच्छा अमाउंट उसे मिलने वाला था। वो उसे लेके जाना चाहता था, उसे घसीटता है जिसके चक्कर में थोड़ा खून आने लगता है और तभी शायरा आके उसे रोकने की ट्राई करती है। दोनों को बहुत बुरी तरह से जलील करता है और शायरा के बाल ना होने का राज भी सबको बता देता है और ये बोलता है सबके सामने कि ये मेरी बेटी है और ये मेरी एक्स वाइफ है, ये खुद एक कॉल कर ले और मेरी बेटी को भी एजेंट बना के रखी हुई है, तो इसको मैं घर ले जा रहा हूँ। और इसी बात की वजह से कोई भी उन लोगों की मदद नहीं करता, उसको ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा होता है। अगेन जो जियान होता है, जियान मॉम और मिमी जा रहे होते हैं
वो परेशान था। तभी मिमी को कॉल आता है कि मिमी जो शाओ है किस मुसीबत में फंस गई थी। इस बात की वजह से वो तो टेंशन में आ जाती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अब शाओ का वो उसे लेके जाने ही वाला था। उस समय पर हमें दिखा जाता है शाओ मन ही मन में बस इतना सोच रही थी, अगर तुम्हें ये पता चलता कि ये बच्चा तुम्हारा है तो शायद तुम मुझे बचाने आ जाते। मैंने ना बता के सबसे बड़ी गलती की। हम दोनों के बीच में जो भी था वो अलग है, लेकिन बच्ची की कोई गलती नहीं थी। और तभी हमें दिखाया जाता है ढेर सारी गाड़ियाँ वहाँ पर आती है, रुक जाती है। और जो जियान होता है गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके बाद वो अपने पॉकेट से गन निकालता है, सीधा शाओ के एक्स हस्बैंड के हाथ पर गोली मारता है। और वो बोलता है अगर किसी ने मेरी बीवी को टच करने के बारे में भी सोचा तो मैं उसको जिंदा दफना दूंगा। ये देख के तो वहाँ पर जो भी तमाशा देख रहे होते हैं सब लोग शॉक में आते हैं, क्योंकि जियान को तो हर कोई जानता था और उसके स्टेटस के बारे में भी सबको पता था। एक्स हस्बैंड बोलने लगता है ये तो मैरिड भी नहीं तो कौन से वाले हस्बैंड हो तुम, ये बोलो ना इसके क्लाइंट हो। और तभी जो जियान होता है वो बोलता है अगर इसको नहीं छोड़ा तो दोबारा मैं तुम्हारा सीधा सर पे मारूंगा गोली। और तभी हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होता है जियान को एक्स हस्बैंड दे देता है, लेकिन शायरा को पकड़ लेता है। अब तो पैनिक वाला सिचुएशन बेचारी एक तो प्रेगनेंसी में और इस हाल में थी और ऑलरेडी बेटी नंबर 1 तो निशाने में थी, वो भी उसके खुद के फादर के। और उसे पहले तो थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ट्राई करती है, ये तुम्हारी खुद की बेटी है प्लीज उसके साथ कुछ मत करना। लेकिन कुत्ते का बच्चा कभी कुछ सुनता है जो आज सुनेगा, वो तो बिल्कुल नहीं सुनता। उससे बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, मुझे पैसे चाहिए, पैसे दो पैसे दो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अगर तुम नहीं जाओगी तो ये जाएगी। और तभी वो बोल रही होती है प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी जो जियान होता है वो बोलता है तुम्हें पैसे चाहिए मैं दूंगा लेकिन उसको छोड़ दो। वो नहीं सुनता, वो बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और मेरे पास कितना पैसा है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे दूंगा लेकिन उसको छोड़ दो, शायरा को छोड़ो। और तभी जो डॉक्टर होता है डॉक्टर जियान उसको साव का हस्बैंड बोलता है पहले तुम अपना गन नीचे रखो। उसके बाद उन गन को नीचे फेंकता है और उसके बाद वो साव के हस्बैंड के निशाने में आने का ड्रामा करता है और उसके बाद उससे सीधा पटक के ज़मीन में घसीट देता है। और उसके बाद उसके लोग उसे उठा के जेल पे डाल देते हैं। एंड देन हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जहाँ पर शाओ बहुत घबराते हुए उड़ती है और तभी अपने बेटे को अपने सामने पाके खुशती वो बोलती है मैं ठीक हूँ, डॉक्टर जियान ने हमारी बहुत अच्छे से ख्याल रखी है, आपके लिए भी ओरल थी और मेरा भी पट्टी लग गया मॉम, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद तो थोड़ी सी सुकून में थी। अब वो डरती है कि ये बच्चे को कहीं गिराने के लिए ना बोले। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिमी होती है वो मॉम के पास आती है, वो बोलती है मुबारक हो मुबारक हो। तभी जियान भी वहीं पर होता है, वो बोलता है क्या हो गया। तभी मिमी बोलती है वो बच्चा आप ही का है। और ये सुन के तो शौक में, क्योंकि 45 ईयर्स की उम्र में कोई बंदा किसी को प्रेग्नेंट कर पाया, मतलब वो एक ही बार में किसी को प्रेग्नेंट कर पाया। ये सुन के तो मॉम तो इमोशनल हो जाती है, वो बोले होती है कि अब हमारी फैमिली का खानदान आगे बढ़ेगा, हमारा वारिस आएगा, मैं बहुत खुश हूँ। और तभी जो मिमी होती है वो बोल रही होती है अभी शाओ ठीक है, बस वो स्ट्रेस की वजह से कमज़ोर पड़ गई थी इसीलिए बेहोश हो गई थी और उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और कैसी लाइफ है वो तो हमें पता चल चुकी है उसकी। तो इस सब के चक्कर में बेचारी ने 5 महीने तक प्रेगनेंसी में कितने गंदे टाइम देखा होगा, ऐसा वो बोल रही होती है। और तभी वो बोलती है एक और गुड न्यूज़ ये है कि 3 बच्चे होने वाले, मतलब ट्रिपलेट्स से प्रेग्नेंट है। क्या बात है भाई, आपने तो कमाल कर दिया। वो तो बहुत खुश होता है। और तभी मॉम बोलती है अब मुझे अपनी बहू के लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए, उसने अपनी लाइफ में जो भी झेला है वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन अब उसे कोई भी मुसीबत झेलनी नहीं चाहिए, ऐसा वो बोलता। तो बोलती है मुझे अभी के अभी अपनी बहू से बात करनी है और उसके बाद वो चली जाती है साव के सेक्शन पे और हमें दिखाया जाता है तो शायरा होती है साव को बोलती है मॉम आपको लगता है अंकल जिन इस बेबी के लिए तैयार होंगे। वो बोलती है अगर वो तैयार नहीं होंगे तो भी मैं अकेले पाल सकती हूँ अपने बच्चे को, मुझे इस बेबी को अबॉर्ट नहीं करवाना। अमीर लोगों की तो शौक होते हैं ऐसे
लेकिन वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, मुझे पता है, ऐसा वो बोलती है। तभी जो शायरा होती है वो बोलती है, पर मॉम मुझे लगता है हम गलत समझ रहे हैं, उनकी हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसे टाइप के इंसान होंगे, ऐसा वो बोलती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर आता है जियान, मॉम और मिमी सब, और जियान उसके साइड पे बैठता है और उससे बोलता है तुम कैसी हो। तभी मिमी खांसने का ड्रामा करती है और बोलती है रोमांस बाद में, पहले हम मुद्दे की बात करते हैं। और उसके बाद जो श्रा होती है वो बोलती है प्लीज़ आप लोग मुझे अपने बच्चे को गिराने के लिए मत कहना, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी, इनफैक्ट मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि ये आपका बच्चा है, लेकिन प्लीज़ मेरे बेबी को कुछ मत करना। वो बोलता है पागल हो गई, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा। और उसके बाद मॉम बोलते हैं हाँ वही तो। वो बोलती है मेरा बेटा मुझे लगा था यूजलेस है, टोटली कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन फाइनली मैं खुश हूँ। भले ही 45 साल मुझे वेट करना पड़ा अपने बेटे को पैदा करने के बाद, अपने पोते को देखने के लिए, पोता पोतियों को, लेकिन एटलीस्ट हो रहा है ना बेटा। आई एम सो सॉरी, जो भी तुमने 5 महीने में झेला वो बहुत गलत चीज़ है, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं तुम्हारी लाइफ को हम बेस्ट बनाएंगे। ये सुनने के बाद शाह बोलते हैं आप लोगों का मतलब, तभी वो बोलती है मतलब ये बच्चा हम कभी गिराना नहीं चाहते हैं, ये बच्चा तो हमारे लिए तो हमारे खानदान का आखिरी चिराग है, ऐसा वो बोलती है। और उस टाइम पे वो बोलता है जियान कि तुम्हें अभी हमारे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। तभी जो जियान होता है वो बोलता है शायरा को कि तुम्हें भी, वो बोलती है नहीं नहीं आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग मेरी मम्मा का ख्याल रखिए, मेरे लिए वही बड़ी बात है, मैं आपका ख्याल रख लूँगी। उसके बाद शायरा जो थी उसको शाह अपने पास खींचते गले लगाती है, बोलती है नहीं मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊँगी, आप लोग जा सकते हो। तभी जियान बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी जजमेंट करती हो, मैंने कब बोला कि मैं शायरा को नहीं ले जाऊँगा, शायरा भी हमारे साथ जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे बाहर जाना पड़ेगा। वो बोलते काम। तभी जियान बोलता है उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा फॉरेन में, और अमेरिका वो 2 महीना लगेगा, 2-3 महीने के अंदर उसका पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लगे, फुल रिकवर होने के बाद ही वो वापस आएगी। वो बोलती है क्या। तभी मिमी बोलती है हाँ वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर है इस डिजीज़ के रिलेटेड, और वो बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे, आप टेंशन मत लो भाभी, आप बस अपने हालत पे फोकस करो, उसमें आराम करने के बारे में सोचो, इतना स्ट्रेस मत लो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे, हम हैं ना, अपना फोकट में टेंशन ले जा रहे हो। ये सुनने के बाद जो शायरा होती है वो खुश होती है, वो बोलती है क्या आप लोग सच्ची में मेरी मम्मा का ख्याल रखोगे। वो बोलते हैं हाँ बेटा आपकी मम्मा हमारी घर की होने वाली बहू है, फाइन नॉट, और आपका भी ख्याल रखा जाएगा। वो बोलती कितना पैसा लगेगा। तभी मिमी बोलती है मेरे भाई का ही तो हॉस्पिटल है, अमेरिका में हॉस्पिटल है, नॉन टोरी फ्रेंड्स भी सब कुछ जान पहचान वाले ही, और शायरा बहुत जल्दी तंदुरुस्त होकर वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है तो तुम जाओ बेटा, तुम ठीक हो क्या ना, मेरी आंखें तरस गई तुम्हें ठीक देखने के लिए, तुम बचपन से ही इस बीमारी से जूझ रही हो, बोल के वो बोलती है, और वो बहुत खुश भी थी। उसके बाद हमें देखा जाता है शायरा को फॉरेन अमेरिका के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो मोम होती है वो बोलती है अब तुम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट ले लेनी चाहिए। तभी जो जियान और साव दोनों ही बोले होते थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया। ये सुनने के बाद मोम बोलती है अब तुम दोनों प्लेन पे बैठ चुकी हो, तो बगैर टिकट बैठोगे तो अजीब लगेगा ना, तो इसीलिए बाकी सब कुछ बाद में होता रहेगा, पहले शादी सर्टिफिकेट लो, ताकि बच्चे पैदा हो ना तो लोग ये ना बोले कि विदाउट मैरिज पैदा हुए बच्चे, बोल के दोनों का मजाक बनाने लगता। हमें दिखाया जाता है साव को घर पे लाया जाता है, लेकिन साव ने लाइफ में जो देखा नहीं था वो महसूस करने लगती है। घर पे आने के बाद जो जियान की मॉम होती है वो साव के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवा रही थी। आई मीन टू से बेस्ट ट्रीटमेंट मतलब उस घर की जो नई नवेली बहू के साथ जैसे ट्रीट किया जाता था वैसे वहाँ पर उसके लिए नौकर चाकर रखा जाता है, और इनफैक्ट उसके न्यूट्रिशन को लेकर उसका खाना पीना किस टाइम पे सोएगी सब कुछ शेड्यूल बनाया जाता है, मेक श्योर किया जाता है कि वो सब कुछ वो बेस्ट पाए जो उसने कभी मिला ही नहीं था उसको। ये देख के साव तो शौक में, वो बोल भी रही होती है कि आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आंटी। वो बोलते है तो मुझे आंटी मत बोलो, तुम मेरी बहू हो, तुम मुझे मॉम बोला करो, जैसे जियान मेरा बेटा तुम मेरी बेटी जैसी बहू, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो साव होती है उसको जियान की मॉम बोलती है तुम कमरे में जाओ आराम करो और
कुछ मदद चाहिए तो पूछ लेना, अगर जियान तुम्हें परेशान करे तो बता देना, मैं उसके टांगे तोड़ूंगी, ऐसा भी बोलती है। उसे बड़ा क्यूट लगता है। उसके बाद वो कमरे में चली जाती है, लेकिन थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन क्योंकि वो जियान के कमरे में थी, ना कि उसके कमरे में। वो अनकम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा थी। डरी डरी हुई सी सहमी सहमी सी साहू चली जाती है कमरे में, और उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है, देखने के लिए कि कहीं डॉक्टर साहब अंदर तो नहीं। और तभी वो थे नहीं डॉक्टर साहब अंदर, लेकिन होता ऐसा है, जो जियान होता है वो वॉशरूम से बाहर आता है, उसको देखता है, पीछे से आके बोलता है किसी को ढूंढ रही हो। और डर जाती है, वो बोलती है नहीं नहीं मैं किसी को नहीं ढूंढ रही थी, और तभी गिरने वाली थी, उसे पकड़ लेता है। दोनों का आई लव मूवमेंट दिखाया जाता है। और उसके बाद वो बहुत नर्वस थी। वो बोलती है एक्चुअली मॉम ने बोला था कि मैं अंदर आके रह सकती हूँ। वो हंसता है और वो बोलता है मॉम मतलब तुम मेरे घर को एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। वो बोलती है, पर वो उसे बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। जो गलती हम दोनों से हुई है उसको सुधारने का वक्त आया है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपने आप का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और मैं तब तक वेट करूँगा तुम्हारे एक्सेप्टेंस का, जब तक तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर की तरह एक्सेप्ट ना करो, डोंट वरी। तुम्हारे साथ आज तक जो भी हुआ है उसको तो मैं नहीं बदल पाया, लेकिन आगे से कुछ नहीं होगा, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो बोलता है मॉम ने बोला है तुम्हारे पैरों की मसाज करना है और तुम्हारी फुल बॉडी मसाज करना है। वो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है नहीं नहीं इस तरह से नहीं, बैठो, मैं तुम्हारे बेबी का होने वाला फादर हूँ, तो इतना तो हक है ना मुझे। वो बोलती है हाँ, पर वो नर्वस थी। वो बोलता है डोंट वरी, तुम्हारे बेबी का होने वाले फादर के साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी हूँ, डोंट वरी आई विल हैंडल। उसके बाद वो उसे लेटने के लिए बोलता है, और उसके बाद वो उसके पैरों पे मालिश करता है, ऑयलिंग करता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है उसके पेट वाले साइड पर भी मालिश करने लगता है। मसाज कर रहा था ऑयल से, लेकिन शाओ बहुत अनकम्फर्टेबल होती है, वो फटाक से उठती है और बोलती है बाकी मैं कैंडल कर लूँगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं। वो बोलता है अनकम्फर्टेबल हो। वो बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो समझ जाता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं। वो उससे बोलता है ठीक है तुम आराम करो, खुद का मतलब ऑयलिंग कर लो, मैं चला जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद वो बाहर की तरफ जाता है। बाद में उसके बॉडी से पूरी तरह से पसीने आ रहे थे, अनकम्फर्टेबल तो वो भी था। वो मन में सोचता है 45 साल की उम्र में ये बच्चों वाली हरकतें मैं क्यों कर रहा हूँ, इस तरह से तो मुझे नर्वस होना नहीं है ना, मुझे अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए। कितनी एम्बैरेसिंग बात है, ऐसा वो सोच के खुद ही स्माइल कर रहा था। हम देखते हैं अब सुबह वाला सीन, जहाँ पर साव उठती है और उसके बाद उसका प्लान था किचन में जाके थोड़ी हेल्प करेगी। उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है जियान आता है। डॉक्टर साहब के आने के बाद होता है ऐसा है, साव उठने वाली थी, जाने वाली थी, उसे रोकता है और वो बोलता है तुम खाली पैर कैसे जा सकती हो, रुको मुझे हेल्प करने दो। उसके बाद वो उसे अपनी गोदी में उठा के लेके जाने लगता है। उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नया नया अपना सा कुछ अच्छा लगता है, जो फीलिंग उसने कभी महसूस की ही नहीं थी। वो बस मन में यही सोच रही थी कि शायद किसी का केयर पाना यही होता होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो साव थी उसको डाइनिंग टेबल पे ये बोला जाता है जियान एक बहुत बड़े ऑक्शन में जाने वाला है और वहाँ पर उसे जाना पड़ेगा एज एन हिज वाइफ। वो बोलती है मैं जा सकती हूँ क्या? वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद उसे शॉपिंग मॉल में लिया जाता है और ढेर सारे कपड़े ट्राई करने के बाद एक बहुत अच्छा सा कपड़ा था जो उसे सूट भी करता है, वो पहन भी लेती है। उसके बाद जियान के साथ वो ऑक्शन के लिए निकल लेती है। वो बोलती है इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत थी नहीं। ये सुनने के बाद जियान बोलता है तुम मेरी वाइफ हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलता है मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, थोड़ा मैं आता हूँ, तुम यहाँ पर आराम करो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऑक्शन पे एक बंदा आया था जो साव का बहुत पुराना दोस्त हुआ करता था, मतलब दोस्त इन दैट वे जो किसी काम का तो था नहीं, लेकिन हाँ क्लासमेट वाला, जो 15-20 साल पहले का जो स्कूल टाइम वाला दोस्त। वो उसे देखता है और बोलता है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और उसके बाद अब वो इस उम्र में प्लस उसका
फुला हुआ पेट। वो देखकर तो वो शौक में वो बोलता है तुम्हारे शौक बदले नहीं है, तुमने इस उम्र में शादी की क्या? और उसके बाद वो बोलता है या फिर तुम रैंडमली किसी से भी प्रेग्नेंट हो गई थी। और उसके बाद शाह बोलती है तुमसे मतलब, तभी हमें दिखाया जाता है जो शाह होती है उसको उसका पुराना दोस्त बोलता है ऐसे मैंने सुना हुआ है तुम्हारे तो 15 साल पहले डिवोर्स हो चुका था, तो अब किससे प्रेग्नेंट हो गई? तुम इतनी ज़्यादा मुंहफट हो, मुझे पता तो था लेकिन इस तरह से तो नहीं। सो बैड बोल के उसके इंसल्ट करने लगता है। शाह को तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन मेक श्योर कर रही थी कि पहली बार वो अपने हस्बैंड के साथ इस ऑक्शन पे आई थी और उसका हस्बैंड कितना बड़ा आदमी है उसे तो पता है। शी वॉज ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोई पंगा ना करे, लेकिन ये कुत्ता कमीना आदमी ये तो रुक ही नहीं रहा होता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, मतलब फ्लर्ट कर रहा था। और उसी समय पर उसकी बीवी आती है और शाह पर ही गुस्सा निकालने लगती है क्योंकि ये कुत्ता बोल देता है कि ये तो मुझे सेड्यूस कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है, शाह को इंसल्ट करने लगती है। शाह बेचारी उसने कभी अपने लिए इतना स्टैंड लिया नहीं था, तो आज उसे समझ में नहीं आता किस तरह से स्टैंड लेना है, क्या बोलना है। सब लोग उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं, उसके कैरेक्टर पे उंगली डालने लगते हैं। और जियान की मॉम ने जो उसे पोह बोलकर एक ब्रेसलेट दिया था वो छीन कर उसे तोड़ने वाली होती है। शाह रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको कुछ ना करे, लेकिन उसके बदले में उस बंदी की वाइफ बोलती है पैर पे पड़ के माफ़ी मांगो। बेचारी वो पैरों में भी पड़ जाती है लेकिन कोई नहीं रुकता। तभी वहाँ पर जियान आता है। जियान को इतना गुस्सा आया और लेकिन यहाँ पर कोई जियान को भाव ही नहीं देता और उल्टी सीधी बातें किए जा रहे होते हैं। जियान को बहुत गुस्सा आता है, वो किसी को कॉल करता है और वो बोलता है इस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाओ, अगर ये बंदा कोई इन्फॉर्मेशन पर्सन है तो इसको बर्बाद कर दो। फ़ोन को रखता है और उसके बाद हमें ऑक्शन वाला सेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह जो होती है उसको पर एक आइटम बहुत पसंद आता है और वो बोलती है। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम्हें पसंद आया तो ले लेते हैं। वो बोलते हैं नहीं इतना महंगा कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो बोलता है तुम्हें पसंद आया वो जरूरी है, महंगा या सस्ता वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है ना, तुम मेरी बीबी हो। और उसके बाद वो उसे बोली लगाने के लिए बोलता है। जब शाह बोली लगाती है तो सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। ये बोलती है कि इसकी इतनी हिम्मत, इतना महंगा वो खरीद पाएगी क्या? पता नहीं अपने आप का मजाक बनाने का इसको कब से शौक चढ़ा है बोल के उसकी ही मजाक बना रहे होते। सबको लगा एक रैंडम लड़की इतना बड़ा बोली कैसे लगा सकती है। यहाँ पर तो साव का मजाक बनने लगता है ये बोलते हुए कि ये बस यहाँ पर सबका टाइम वेस्ट कर रही है। स्पेशली साव का जो कॉलेज स्कूल वाला फ्रेंड था वो तो कुछ ज़्यादा ही इस बात को कैजुअली ले रहा होता है और वो बोल रहा होता है आज मैं इस बिल्डिंग को नहीं हार सकता क्योंकि इसके सामने हारूंगा तो मैं किसी काम का नहीं। और उसके बाद जो जियान होता है वो उड़ता है और वो स्टेज में जाता है और उसके बाद वो बोलता है मैं इसके लिए वो बोली लगाने के लिए तैयार हूँ जो सबसे हाईएस्ट हो, मतलब यहाँ पर जो भी बोली लगेगा उसका 2 टाइम्स ज़्यादा ही पे करूँगा। सब लोग शौक में इसके पास इतना पैसा है क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शाह होती है वो थोड़ी घबराती है, उसे इशारा करता है डोंट वरी मैं हूँ टेंशन मत लो। और उसके बाद जो शाह का कॉलेज फ्रेंड था स्कूल फ्रेंड था वो तो अब कुछ ज़्यादा ही पंगी करने लगता है। वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स बोल रहा था। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन 100 मिलियन प्राइस बोलने के बाद उसको भी हार्ट अटैक आती है, वो रुक जाता है। उसके बाद वो सामान उसको मिल जाता है और उसके बाद साव का फ्रेंड होता है वो बोलता है अगर इसने अभी के अभी वो पैसे पे नहीं किए तो उस टाइम पे जेल हो जाएगी। दोनों का रूल्स भी यही होता था, तो इसी बात की वजह से ये बोला जाता है कि चलो पे करो। जियान किसी को कॉल करता है, मैसेज आता है और पे कर दिया गया था। इतना ज़्यादा पैसा है क्या इसके पास, सब लोग तो शौक में। अब शाह के फ्रेंड और उसकी बीवी को तो शौक ही लगता है। एंड देन हम देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर इस ऑक्शन का मेन ऑर्गेनाइजर आता है। उसके आने के बाद शाह का फ्रेंड और उसकी बीवी उसको मस्का लगा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जियान को देखता है वो जियान के सामने आके घुटने टेक देता है और वो बोलता है सर अगर आप यहाँ पर आने वाले थे तो हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देते, आपने बताया क्यों नहीं। हम सॉरी सर बोल के वो बस घुटने टेके जा रहा होता है। अब जाके इनको शौक लगता है। उसके बाद जियान बोलता है मैं तो यहाँ पर बस अपनी बीवी का मूड अच्छा करने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था ना ऐसे मनुष्य लोग मिलेंगे। ये सुनने के बाद वो शौक में। उसके बाद
अचानक से साव के फ्रेंड को कॉल आया और उसके बाद उसे ये बोला जाता है वो जहाँ पर काम करता है वहाँ से उसे निकाला गया है। उसको तो शॉक लगा, उसे समझ में आ गया हु वाज एक्चुअली जियान। वो मारने लगता है अपने आप को, अपनी बीवी को डांटने लगता है, दोनों की हवा निकल गई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो माफ़ी मांग रहे होते। जिहान बोलता है मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है तुम लोगों ने, तो पहले तो उससे माफ़ी मांगो, अगर वो माफ़ कर देती है तो मैं सोच सकता हूँ। उसके बाद दोनों ही शाओ के सामने आके माफ़ी मांगते हैं। इनफैक्ट शाओ का स्कूल फ्रेंड तो ये बोले जा रहा होता है कि हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तुम तो माफ़ कर देती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। तभी शाओ कुछ बोलती है उससे पहले जियान बोलता है रुको मुझे बात करने दो, और वो बोलता है मैं इस बात के लिए माफ़ कर देता अगर कोई मेरे से पंगा लेता, लेकिन मेरी बीवी के साथ पंगा लिया ना, वो भी मेरे प्रेग्नेंट बीवी के साथ, चलो उठो। उसके बाद जो जियांग होता है वो साओ को बोलता है तुम अपना ब्रश निकालो। साओ बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग बोलता है नहीं ज़रूरत तो है, इनको ये समझ में आनी चाहिए कि इन लोगों ने किन से पंगा लिया है, चलो शुरू हो जाओ बोलता है। और उसके बाद वो खड़ी होती है। उसके बाद जियांग जो होता है वो शाओ का हाथ पकड़ता है, उसके बाद जोर से उस औरत के गाल पे लगा देता है और वो बोलता है शुरुआत मैंने की अब बाकी तुम करो, जितना तुम्हें ह्यूमिलेट किया उसका 2 टाइम्स। उसके बाद शाओ जो होती है 2-4 तमाचा और लगाई देती है। पहली बार कोई इसके लिए स्टैंड नहीं रहा था, पहली बार शाओ अपने लिए स्टैंड ले पा रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। और हमें दिखाया जाता है अब गाड़ी में जाने के बाद शाओ से थैंक यू बोलती है। ये जानने के बाद जियान बोलता है थैंक यू बोल के इस उम्र में मुझे ना एक बुढ़ी वाली फीलिंग मत दिलाया करो, ऐसे मेरा दिल तो अभी भी बच्चा ही है और मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की हिम्मत कैसे जो मेरी वाइफ को परेशान करेगा बोलता है। ये सुनने के बाद साव स्माइल करती है, उसे ये उसका जो नेचर है बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद साव जो थी वो जियान को बोलती है चलो वेजिटेबल मार्केट चले जाते हैं, वहाँ से कुछ लाएंगे। वो बोलता है नहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो कर से है ना। साव बोलते है अपने हाथ से ले आने का ना अलग ही मज़ा होता है। उसके बाद वेजिटेबल मार्केट जाते हैं पहले तो, क्योंकि जियान काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब देखने से लग रहा था कि बहुत रिच लोग हैं, तो कुछ भी भाव लगा रहे होते हैं वेजिटेबल्स वाले। शाव हर जगह पे लड़ाई करके टिपिकल बीवी वाले हरकतें करके अच्छा खासा डिस्काउंट भी लेती है और सारे सामान भी खरीद लेती है। ये देख के तो उसे लगता है काफ़ी इंटेलिजेंट है मेरी वाइफ, और वो तारीफ भी करता है। शाओ बोलती है तो मैं रेगुलर करती हूँ, तो इसमें इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस वाली कौन सी बातें, वरना तो हर कोई बेवकूफ़ बनाएगा। उसके बाद वो बोलती है सीजनिंग के लिए ऑनियन, ग्रीन ऑनियन चाहिए था और ऑरेंज भी चाहिए थी, वो तो मैं ले आना ही भूल गई। वो बोलता है चलो तुम्हारा टाइम तो मैंने देख लिया, अब मुझे करने दो। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और वो जाता है वापस। वो सोचता है अनियन लेना है, लेकिन वहाँ पर सबके सब ग्रीन थे, उसे समझ में नहीं आता कौन सा अनियन है, और वो बोल भी नहीं सकता था कौन सा अनियन है पूछने के लिए। तो इसी बात की वजह से जियान वहाँ पर जो भी मिल रहा था वो ले लेता है और उसके बाद वापस आता है। शाह बोलती है क्या क्या लेके आए मुझे देखने दो, और अनियन बोल के वो लेमन लेके आया था, और ओ दरअसल अनियन बोल के धनिया लेके आया था, और ऑरेंजेस बोलकर उस लेमन, मतलब मुझे लिटरली कुछ नहीं पता। और उससे बोलती है आपने कभी लाइफ में कभी नहीं की क्या शॉपिंग? वो बोलता है नहीं मैंने सब्जियों की शॉपिंग तो नहीं की। सुनने के बाद और उसे बोलते हैं कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। घर पे जाने के बाद वो आराम कर रही होती है, उसके लिए वो खाना बनाने लगता है। और सबसे पहले तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि एक्स कैसे होते हैं, मुझे तो वो भी नहीं पता क्योंकि यहाँ पर तो ह्यूमन स्किन के कुछ गोल गोल चीज़ है, ऐसा वो बोलता है। असिस्टेंट उसे गाइड करने लगता है और उसके बाद में कुछ आवाज़ आने के बाद जैसे भाग के आता है, वो देखता है शाव के हाथ पे लगी थी। वो उसे डांटते हुए बोलता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है। और हमें देखा जाता है बाद में उसके लिए काफ़ी अच्छा टेस्टी सा खाना बना के लेके भी आता है। शाह को पूछता है कैसा है, वो कुछ बोलती है उससे पहले मनी मन में जियान ये सोचे जा रहा होता है अगर आज इसको पसंद ना आया मेरा खाना तो तू तो काम से गया, मतलब वो अपने असिस्टेंट को काम से निकालने का सोच रहा होता है। उसके बाद शाह तो रोने लग जाती है और
अभी जियान को ऐसा लगा इसको खाना पसंद नहीं आया क्या। वो बोलता है क्या हुआ, अगर पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा बना दूंगा, लेकिन रो मत ना। वो बोलती है बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है और वो बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऑब्वियसली मैं ही करूँगा ना, ये सब कुछ कोई और थोड़ी करेगा, वरना मैं बर्दाश्त थोड़ी कर पाऊँगा बोल के वो उससे ऐसे हंसाने की, स्मेल करवाने की ट्राई कर रहा होता है। साव उसकी खुशी के लिए स्माइल करती है और दिल से उसे अच्छा भी लग रहा होता है। और हम देखते हैं उसके बाद शाह जो होती है वो उसे कमरे में लेके जाने के लिए बोलती है। कमरे में जाने के बाद जो जियान होता है वो वहाँ से जाने वाला था, वो बोलती है आज यहीं पर रुक सकते हो। उसके बाद वो उसे बोलता है आर यू श्योर, वो बोलते हैं हाँ। और उसके बाद वो उसके साथ वहीं पर रुकने का डिसीजन लेता है, लेकिन अब रुकना थोड़ा मुश्किल था ना। वो उसको किस करने ही वाला था, वो बोलते मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें कर नहीं सकते, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन इट्स नॉट सेफ। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं मैं तो बस तुम्हें किस कर रहा था, अपनी वाइफ को किस करना भी अनसेफ है क्या बोल के उसे किस बैक करता है। दोनों का काफ़ी ज़्यादा लवी डबी मूवमेंट्स चली। बाद हमें दिखाया जाता है अब कुछ समय बाद यही चलता रहा था। शाव की लाइफ पहले से बहुत बेटर हो चुकी थी। एक दिन वो हॉस्पिटल में जियान के लिए नाश्ता बना के लेके जा रही होती है और पैरेलली दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम है मिया। मिया इस ड्रामे की सेकेंड फीमेल लीड है और साथ में वो एक टाइम पर जियान के लिए पागल थी और इनफैक्ट अभी भी पागल है। चाइना वापस आने के बाद वो सबसे पहले जियान से ही मिलने के लिए जा रही होती है। उसको उसकी मॉम ये बोल रही होती है कि तुम दोनों का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले थे। आई थिंक जिस बात की वजह से वो टूट गया था उसको दोबारा जोड़ने का वक्त आ गया है, अब तुम्हें पता है क्या क्या करना है। तो ये टाइम पर मिया बोलती है डोंट वरी मॉम, मैंने बचपन से लेकर आज तक की सपना देखा है उसकी बीवी बनने का और मैं इसको कभी नहीं खो सकती, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में शाह हॉस्पिटल में पहुंची और जो मियाँ होती है उसकी गाड़ी ऑलमोस्ट उसे ठोकने वाली थी, वो ज़मीन में गिरती है। मियाँ गाड़ी से बाहर निकल के मियाँ घर से बाहर निकल के उल्टा उसे डांटने लगती है, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अगर गाड़ी के सामने आती तो क्या होता, अकल वकल नहीं है बोल के। शाह तो शौक में आती कि कितनी बदतमीज लड़की है, एक तो खुद की गलती थी और उल्टा, लेकिन फिर भी जो मियाँ होती है वो अपने हरकतों पे एक और लेवल अप आती है, जहाँ पर वो कहती क्या है ना उसके मुंह पर पैसे फेंक के बोलती है अपना इलाज करवा लेना, चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है अभी जो शाह होती है अंदर चली जाती है। अंदर चले जाने के बाद नर्स जिसको बोलती है डॉक्टर जियान का कमरा कहाँ पर है मैम, मुझे बता सकते हो। अब वो लोग थोड़ी जाने देंगे डॉक्टर जियान के कमरे में यूं ही। वो बोलते हैं आप कौन है, वो कुछ बोलती है, उससे पहले वहाँ पर मियाँ आती है और बोलती है डॉक्टर जियान का कमरा कहाँ पर है मुझे बताओ, क्योंकि बाय लुक्स एंड हर पर्सनैलिटी अभी मियाँ की अच्छी थी, जिस बात की वजह से वो लोग बोलते कि क्या आप उनकी वाइफ हो, आप तो इतनी प्रीटी हो, और वो बताने लगते हैं कि वो वाला कमरा है, लेकिन ये औरत क्यों डॉक्टर जियान को ढूंढ रही है। ये सुनने के बाद मियाँ फिर से उसको देखती है। उसके बाद तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अब जियान मतलब उसका बचपन से लेकर आज तक का क्रश उसके साथ किसी और को उसने इमेजिन किया ही नहीं था। और वो बोलती है ये लड़की दोबारा यहाँ पर भी आ गई, कौन हो तुम। वो कुछ बोलती उससे पहले उसके बारे में मजाक बनाने लगती है। शाह बोलती है जिस बात के बारे में तुम्हें पता ना हो उसके बारे में ऐसे मजाक नहीं कराना चाहिए। और तभी तो उसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और उन दोनों नर्सों को उसका आकर वो बोलती है इसको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं इसको यहीं पर तोड़ दूंगी। उसके बाद उसको माफ़ी मांगने के लिए बोला जाता है। साव जब मना करती है वो बोल रहे होते कि मैं तो डॉक्टर जैन की होने वाली बीवी हूँ। साव सोचती है क्या, तभी वो बड़ा चढ़ा कर बातें करने लगती है जो आधे से ज़्यादा तो जोर थी। बस हाँ जियान और मियाँ की एक टाइम पे सगाई फिक्स हो गई थी, बाकी कुछ नहीं, लेकिन वो तो बीवी से लेकर बेबी प्लान तक सब कुछ बता रही होती है। शाह को थोड़ी सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता तो बस एक मजबूरी के चक्कर में शुरू हुआ था ना, मतलब क्योंकि शाह प्रेग्नेंट हो गई थी उससे। तो यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है। जियान सोच रहा होता है अपने कैबिन में कि अब तक आई क्यों नहीं शाह मेरे लिए नाश्ता लेकर। और तभी वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद देखता है तमाशा, उसे इतना गुस्सा आया वो सीधा जाके शाह को उठाता है और उसके बाद बोलता है ये सब कुछ क्या बदतमीजी चल रहा है। तभी मियाँ आके उसे बोलती है मैं वापस आ चुकी हूँ, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। जियान को इतना गुस्सा आया वो
मिया को जोर का तमाचा लगाता है और बोलता है हिम्मत कैसे मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ करने वाले। ये जो मेरी बीवी शब्द सुनने के बाद तो सब लोग शॉक में आते हैं और हमें ये दिखाया जाता है जो शाव होती है वो चुप थी और मिया बोलती है क्या, और तभी वो बोलते हैं हाँ मेरी वाइफ। और उसके बाद दोबारा वो बोल रही होती है नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ना, और वो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बना के लेके आई हूँ। वो उसके खाने को सीधा डस्टबिन में फेंकता है और बोलता है आई हो अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई होगी, तो इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और मेरी वाइफ से दूर रहा करो। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और नर्स से सॉरी बोलने लगती है और तभी जियान बोलता है अब मेरी बीवी के ऊपर है वो क्या डिसीजन लेगी उसी हिसाब से मैं तुम दोनों को ट्रीट करूंगा। शाह के साथ ये दोनों नर्सें सॉरी बोलने लगती है। शाह बोलती है तुम दोनों लोगों के पहनावे को देखकर ये डिसाइड करती हो कौन क्या है और कौन क्या डिजर्व करता है, तो आई थिंक तुम लोग यहाँ रहना तो डिजर्व नहीं करते, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो मुझसे भी अगर खराब गेटअप में कोई आए तो तुम लोग उस लोगों के साथ तो बहुत गंदी तरीके से पेश आओगे। ये सुनने के बाद जियान बोलता है सही कहा तुमने, आज के बाद मैं मेक श्योर करूँगा तुम लोग मेडिकल काउंसिल से बैन हो और तुम्हें चाहे ना तो क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक अच्छी जॉब ना मिले बोल के उन्हें वहाँ से भगा देता है। और वो दोनों तो बस रोते ही रह जाते हैं। और उसके बाद साव जो होती है उसको लेकर जियान अंदर कमरे में जाता है और वो टिफिन बॉक्स खोलने वाला था तभी वो याद करती है मियाँ क्या लेके आई थी और उसे सभी होता है ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल खाना है। वो मना करती है खाने के लिए और बोलती है मैं आपके लिए कुछ और बना के लेके आऊँगी। वो बोलता है नहीं नहीं तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा ना, मैं क्यों और खाऊंगा, मैं यही खाऊंगा बोलकर वो उसके जो भी लेके आए हुए नाश्ता था उसको बहुत रेस्पेक्ट देता है। और हमें दिखाया जाता है इसी तरह से कुछ समय गुजर जाता है जहाँ पर साव और जियान खुश भी थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर भी रहे थे। वो दोनों वैकेशन के लिए बाहर गए होते हैं और तभी शाव तो सो रही होती है। वहीं पर मियाँ आती है बड़े खतरनाक कपड़े पहनकर, उसके सीधा गोदी में बैठती है। जियान को इतना गुस्सा आया और सीधा उसको घसीट कर बाहर की तरफ लेके आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो नहीं सुनती, वो ये बोलने लगती है कि उसका तो पेट बहुत बड़ा है, वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही होगी तो आई थिंक तुम्हें ट्राई तो कर लेनी चाहिए। उसे जोर का तमाचा लगाता है और एक अच्छा खासा रियलिटी चेक दिलाता है जहाँ पर उसे बोलता है दोबारा तुमने ये सब कुछ सोचा या फिर मुझे टच करने के बारे में भी सोचा तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, तुम इतनी लायक नहीं हो कि मेरी बीवी बनो, चाहे शाव हो या ना हो बोल के उसे भगा देता है। अब तो इसको इतना ह्यूमिलेटिंग महसूस होता है वो किसी को कॉल कर ये पूछने के लिए बोलती है, ये पता करने के लिए कि साव की क्या कमजोरी है। उसके बाद सीधा दिखाया जाता है जेल के बाहर जहाँ पर साव के एक्स हस्बैंड को बाहर निकालवा देती है। उसके बाद उसको पैसा भी देती है और वो बोलती है इसको किसी भी कीमत पे आउट करना है, मतलब किस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। साव अपने घर पे होती है, उस समय पर उसको फ़ोन पे एक फ़ोटो भी भेजा जाता है जो उसकी बेटी का था और ये देख के तो उसे बहुत घबराहट होती है। वो सीधा कॉल करती है और उसका हस्बैंड बोलता है आई मीन जो से एक्स हस्बैंड, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी रेस्पॉन्ड बैक करोगी, कोई बात नहीं कल कर ले आना तो आप समझ लेना। जियान को बताने की कोई भी जरूरत नहीं, बेटी को बचाना है तो आते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए चली जाती है। बाद में पता चलता है यहाँ पर उसकी बेटी नहीं थी बल्कि जो मियाँ होती है उसने उसकी बेटी का रूप बनाकर पीछे से बैक साइड से फोटो खींच के भिजवाया था। बेचारी इमोशनल ब्लैकमेल हो गई, फूल भी बन गई। अब क्या था ये दोनों मिलकर उसे मारने की ट्राई करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो उसका बेबी गिरवाने के लिए वो उसे जबरदस्ती मेडिसिन खिलवा रहे होते हैं। लकीली वहाँ पर सही वक्त पर जियांग और उसकी मॉम पहुंच जाती है उसके लोगों के साथ और उसके बाद साव को हॉस्पिटल के लिए लिया जाता है। और मॉम जो होती है अपने लोगों से बोलती है इन दोनों को तब तक मारो जब तक इन दोनों की सांसें ना चली जाए, लेकिन मरने मत देना क्योंकि बाकी जो भी हिसाब किताब है वो मेरा बेटा आके करेगा। अब हॉस्पिटल में थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल होता है क्योंकि 2 बार शाव ऑलमोस्ट फेंट होते होते रह जाती है, तीसरी बार फेंट हो गई थी। अब बेबी को पैदा करने के लिए मदर का फेंट होना बहुत गलत था, इसी बात की वजह से जियांग खुद ऑपरेशन थिएटर पे घुस जाता है और उसके बाद साव को
ठीक करने की ट्राई कर रहा था, उससे बहुत इमोशनल कर रहा होता है, अपने दिल की बातें बता रहा होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है मुझे तुम उसी दिन पसंद आए थे जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी थी वो सब कुछ मुझे दूर कर रही थी। मैं ऐसा मानना नहीं चाहता था कि मुझे 45 ईयर की एज में किसी से प्यार हो सकता है, वो भी एक बच्चे की मॉम के साथ। और बहुत सारी गलतफहमी के बावजूद भी मैंने तुमसे प्यार करना अपने आप को रोका नहीं था। तो प्लीज़ आके खोलो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मुझे तुम भी चाहिए, हमारे बच्चे भी चाहिए, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगा। ऐसा वो बोल के रो रहा होता है, रो रहा होता है। इतना इमोशनल माहौल था जिसके चक्कर में शाओ आंखें खोल लेती है। इमोशनल माहौल। और उसके बाद हमें देखा जाता है बेबी हो जाते हैं, 3 बेबी हो गए। और उसके बाद शाओ जब नॉर्मल होती है कुछ घंटों के बाद, तो उसके बाद जो जियान होता है वो बोलता है मुझे थोड़ा काम है तो जाना पड़ेगा, तुम थोड़ी देर वेट करो। शाओ से प्रॉमिस लेती है कि वो कुछ ऐसा हरकतें ना करे जिसकी वजह से बाद में उन लोगों को पछतानी पड़े। तभी जियान बोलता है डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उनको मैं जाने नहीं दे सकता। और उसके बाद वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर शाओ का एक्स हस्बैंड और मियाँ होते हैं, दोनों को बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाता है। और उसके बाद उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। और ड्रामे का आखिरी सीन था जहाँ पर एक बहुत बड़ा वेन्यू था जहाँ पर शाओ को जियान प्रॉपर शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। ऐसे भी दोनों में इतनी सारी गलतफहमी थी ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जब लोग मैच्योर होते हैं तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो दोनों का प्यार भी सक्सेसफुल हो गया। ये हाँ, हमें ये पता चलता है जो शाओ की बेटी है वो भी ठीक हो चुकी थी और वो बहुत जल्द चाइना वापस आ रही थी। एंड विद दैट ये ड्रामा ख़त्म हो गया। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। ऐसे कहने के लिए हमारा मेल एक्टर थोड़ा एज में बड़ा है, लेकिन वही टर्न किया जब इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा तो कौन एज को देखेगा। ऐसा ही था ये ड्रामा। बताना जरूर कैसा लगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। बहुत क्यूट सा था, प्यारा सा था, जिसको आप लोग भी बिल्कुल मिस करना नहीं चाहोगे। मुझे ज़रूर बताएं। आई होप मैं आप लोगों को एक और ऐसे ही ड्रामे लेकर बहुत ज़्यादा आऊँगी। बताना थॉट, ताकि आप लोग जितना कमेंट करोगे उतना ही मेरा वीडियो पोस्ट होगा, लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ बताना ज़रूर कैसा लगा। आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा सून। थैंक यू।